नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गुना से मिल रही बड़ी खबर की। पंचायत सचिव पर लोकायुक्त की कार्रवाई पूरी हो गई है। इंद्रभान सिंह यादव के घर पर लोकायुक्त ने दबिश दी थी। ये पंचायत सचिव है। कार्रवाई पूरी कर ली गई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई हुई है। सोने की गणेश जी की मूर्ति मिली है। आप सोने को सिर्फ जेवरों में देख पाते हैं, पूरी की पूरी मूर्ति यहां से बरामद हुई है। लाखों रुपए बरामद हुए हैं। कई गाड़ियों के कागजात मिले हैं। 4 बैंक खाते मिले हैं। 14 सदस्यीय टीम लगातार कार्रवाई कर रही थी और अब विश्लेषण का दौर जारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना महत्वाकांक्षी योजना है। उस महत्वाकांक्षी योजना के नाम पर लोगों की महत्वाकांक्षा कैसे पूरी हो रही है, ये देख लीजिए। सोने की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति यहां से बरामद हुई है। लाखों रुपए बरामद हुए हैं। कई गाड़ियों के दस्तावेज मिले हैं। 4 बैंक खाते मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना पैसे आता है, पूरा अख्तियार सचिव के पास होता है। ज्यादातर अख्तियार सचिव के पास होता है। सहयोगी विकास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे विकास का रुख करेंगे। विकास, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? सोने की गणेश मूर्ति मिली है, गाड़ियों का पता चला है, बैंक खातों का पता चला है, फिलहाल क्या अपडेट? जी ललित, अभी पूरी लोकायुक्त की कार्रवाई जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर। जिसमें जो लोकायुक्त डीएसपी है श्री भदौरिया जी, यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर आके जो हम लोगों के सामने मीडिया को जानकारी दी है, उसके मुताबिक यहाँ पर लगभग 1.5 लाख रुपए कैश, नकदी, जेवर, गाड़ी, बैंक खाते, सब कुछ मिला के लगभग 1 से 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास लगभग पूरा यहाँ से रिकवर किया गया है। जिसके बाद अभी जो दस्तावेज वगैरह हैं सभी चीजें सीज भी कर ली गई हैं और सभी जो चीजें हैं इसमें यहाँ पर अपने साथ में ले जाने की कार्रवाई भी की गई है। लेकिन इस पूरे मामले में एक चीज और जो देखने मिली थी वो थी एक सोने की जो गणेश प्रतिमा, जो अपने आप में एक अद्भुत नजारा भी था, क्योंकि एक पंचायत सचिव जिसकी तनख्वाह मात्र 8 से 8.5 हजार के आसपास होती है, उसके घर पर एक सोने की गणेश प्रतिमा निकलना अपने आप में सवालिया निशान जरूर लगाता है। क्योंकि इस बात और भी सामने मिली थी, जैसा कि ने खुलासा किया था कि इसमें जो प्रधानमंत्री आवास है, प्रधानमंत्री आवासों में जो सचिव लगातार जो उससे करते हैं, उससे जो धन एकत्रित किया जाता है वो काफी बड़ा सूत्र निकल के सामने आया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो घर पर कार्रवाई बंद कर दी गई है, लेकिन अभी भी बैंक खाते बाकी हैं, उनकी भी पड़ताल की जाएगी। और ऐसा लगता है कि गणेश प्रतिमा अगर सोने की मिली है तो आंकड़ा भी लाख पार करके करोड़ तक पहुंच सकता है। 8,000 तनख्वाह, तकरीबन 8,000 तनख्वाह पंचायत सचिव की होती है। इधर एनसीईआरटी की 12वीं की राजनीति शास्त्र की किताब पर बवाल शुरू हो गया है, विवाद खड़ा हो गया। स्वतंत्र भारत में राजनीति भाग 2 ये किताब का नाम है। बीजेपी को हिंदुत्व एजेंडे वाली पार्टी बताया गया है। इस किताब में इस बात का भी जिक्र है कि गोधरा में हिंसा हुई थी। यह हिंसा मुसलमानों के खिलाफ हुई थी और हिंसा के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री जो गुजरात के थे उस वक्त, नरेंद्र मोदी, उन्हें राजधर्म निभाने की नसीहत दी थी। इन सब के बीच ये जान लीजिए कि संविधान में ये लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। उस धर्मनिरपेक्ष राज्य में 12वीं के बच्चे क्या पढ़ रहे हैं वो हमने आपको बताया। और सियासत शुरू होनी थी, हो भी गई। स्वतंत्र भारत में राजनीति 2 नाम की किताब, 12वीं की क्लास, राजनीति शास्त्र। राजनीति गरमा रही है। दोनों पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। जिस तरीके से गोधरा कांड को स्कूली बच्चों के सिलेबस में लाया गया है, मैं समझता हूं कि इस तरीके के चीज़ें सिलेबस में नहीं लाना चाहिए। इससे सरकार को बचना चाहिए कि गोधरा में नरेंद्र मोदी स्वयं लिप्त थे और उनकी वजह से गोधरा का कांड। कंडोम का नाम आशा रखने के मामले में आशा कार्यकर्ता अब कोर्ट जाने की तैयारी में है। बीते 4 साल से एनआरएचएम के अंतर्गत आने वाले ग्राम आरोग्य केंद्रों में भेजे गए कंडोम का नाम आशा कर दिया गया है। लाखों की संख्या में गांव में ये पैकेट्स भेजे गए हैं। आशा नाम के ये पैकेट हैं, बांटे जा रहे हैं, लेकिन आशा कार्यकर्ता नाराज हैं। प्रदेश की तकरीबन 59,000 मध्य प्रदेश की तकरीबन 59,000 जो आशा कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस पैकेट को बांटने से इनकार कर दिया है। इससे पहले भी बाकी जगहों पर भी विरोध हुआ है, दूसरे राज्यों में भी जो आशा कार्यकर्ता हैं। इनका ये कहना है कि गांव-गांव में आशा कार्यकर्ताओं को लोग आशा दीदी के नाम से बुलाते हैं, ओरिजिनल नाम तक नहीं जानते हैं। अब उनके
नाम पर अगर ये चीज़ें बेची जाएंगी तो शर्मिंदगी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, ये उनका कहना है। हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की तैयारी है। एनएचआरएम ने इस मामले में केंद्रीय मंत्रालय को, एनएचएम ने केंद्रीय मंत्रालय को चिट्ठी लिखने की बात कही है। कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र में जो सेवाएं देती हैं तो वो पैकेट भी वो लेके जाती हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की सोच थोड़ी सी अब मतलब महिलाओं के प्रति गलत रहती है। जैसा वो लेके जाती हैं आशा की आ गई तो उनकी मानसिकता थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, तो वो उन लोगों को नीचा देखना पड़ता है। मेरा ऐसा कहना है कि जो आशा कार्यकर्ताओं से कॉन्डोम दिलवाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, तो वो जिसमें स्वास्थ्य विभाग में एनएम भी हैं या एनएम मतलब अपने हॉस्पिटल के द्वारा दिए जाएं या फिर उसके लिए कोई अलग स्थान कर दिया जाए या कहीं पे मतलब जो जेंट्सों के एमपीडब्ल्यू के द्वारा बीसीएम डीपीएम के द्वारा किसी उनके जेंट्सों के द्वारा दी। इधर श्योपुर के झारबड़ौदा ग्राम पंचायत में बीमारी के चलते 4 दिनों के भीतर 4 बच्चियों की मौत हो गई। सीएमएचओ का कहना है कि अलग अलग बीमारियों के चलते सभी बच्चों की जान गई, जबकि पंचायत का ये आरोप है, मतलब लोगों का, ग्रामीणों का ये आरोप है कि विजयपुर के झारबड़ौदा में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, लोगों को समय पर इलाज नहीं मिलता। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स तो नहीं मिलते हैं, दवाइयाँ भी नहीं मिलती हैं, छोटी मोटी बीमारी भी लोगों के लिए मौत की हद तक खतरनाक हो जाती है। तो 4 दिनों में 4 बच्चियों की मौत हो गई है। सीएमएचओ का कहना है कि अलग अलग बीमारी से जान गई है। सवाल बीमारी का नहीं, सवाल मरीज की तीमारदारी का है। समय पर अगर इलाज नहीं मिलेगा तो छोटी से छोटी बीमारी भी जानलेवा साबित होगी। यही गांव वालों का कहना है कि डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं, दवाइयां जो बंटनी चाहिए वो नहीं हैं। अगर ये सब नहीं होंगी तो बच्चों की मौत होगी ही। मौसमी बीमारियों से जान गई है, ये सीएमएचओ का कहना है। सहयोगी दीपक दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, सीएमएचओ साहब कह रहे हैं कि 4 अलग अलग बीमारियों से बच्चों की जान गई है। सवाल ये है कि किस बीमारी से बच्चे की जान गई, उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि कोई भी बीमारी हो, इलाज तो कम से कम नसीब हो। दीपक, बिल्कुल, जिस तरीके की मौतें हुई हैं, लगातार 4 मौतें अलग अलग दिनों में हुई हैं और बच्चियों की मौत होती रही लेकिन स्वास्थ्य विभाग सोता रहा। ये एक बड़ी बात है क्योंकि इस इलाके में पिछले साल भी लगातार बीमारी का कहर रहा और इसी वजह से गोलीपुरा में 18 और अन्य गांवों में भी अलग अलग मौतें देखने को मिली। बावजूद इसके इन दिनों में जो सावधानी बरतनी चाहिए थी स्वास्थ्य विभाग द्वारा और मैदानी अमले को चुस्त दुरुस्त होकर मैदान में जाना चाहिए था, उस तरीके के हालातों पर काबू पाने के कोई इंतजाम नहीं किए गए, जिस वजह से मौतें फिर से देखने को मिली हैं। जी धन्यवाद दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के करीब आते ही बीजेपी ने पूरा ध्यान प्रदेश की आधी आबादी पर लगा दिया है। बीजेपी इस आधी आबादी के सहारे एक बार फिर पूरी सत्ता पर काबिज होना चाहती है। मिशन 2018 को लेकर बीजेपी ने एक सर्वे कराया है, जिसमें शिवराज सरकार की लोकप्रियता पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक पाई गई है। खासतौर पर ग्रामीण महिलाओं में यह लोकप्रियता अधिक है। इस सर्वे रिपोर्ट से उत्साहित बीजेपी महिलाओं पर फोकस कर रही है। यह बात अलग है कि टिकट बंटवारे के दौरान महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अधिक तवज्जो दी जाती है। ऐसी करीब 1 दर्जन से ज्यादा योजनाएं हैं जिससे मध्य प्रदेश में हमने महिलाओं को ज्यादा सशक्त बनाया है। निश्चित तौर पर महिलाएं इसको महसूस करती हैं, लेकिन ये वोट बैंक के नजरिए से नहीं है, ये समाज को बेहतर बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी सरकार के कदम है। बीजेपी ने प्रदेश के सभी 230 विधानसभा सीटों पर सर्वे कराया। इस रिपोर्ट से पार्टी ने विधायकों की बैठक में उन्हें अवगत भी कराया। बीजेपी का मानना है कि सरकारी योजनाओं से महिलाएं खुश हैं। ये है स्थिति। 230 विधायकों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में 32 महिला विधायक हैं। इनमें सबसे ज्यादा बीजेपी की 24, कांग्रेस की 6 और बहुजन समाज पार्टी की 2 महिला विधायक हैं। सर्वे के बाद बीजेपी महिला प्रत्याशियों की संख्या बढ़ा सकती है। मध्य प्रदेश में महिला और पुरुषों के मतदान प्रतिशत में औसत अंतर विधानसभा चुनाव 1990 में 3.08% था, जो बढ़कर 2013 के विधानसभा निर्वाचन में 5.2% हो गया। लोकसभा चुनाव 2014 में प्रदेश में वोटिंग का कुल प्रतिशत 61.61 था। इसमें महिला मतदाताओं में वोटिंग का प्रतिशत 56.55 था। कांग्रेस ने बीजेपी की इस खुशी वाले सर्वे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। जब उनकी मंत्री ये कह रही हैं तो ये दर्शाता है कि महिलाओं का कोई लगाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति नहीं है
और जिस तरह से आज महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आया है, आए दिन हमारे प्रदेश में बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उनकी हत्या के प्रयास हो रहे हैं, वो ये दर्शाता है कि ना तो सरकार महिलाओं के प्रति गंभीर है और ऐसे में महिलाएं उन्हें कितना वोट देंगी ये अपने आप स्पष्ट हो जाता है। बीजेपी इस बात को लेकर खुश है कि महिला वर्ग उसका सबसे बड़ा वोट बैंक है, लेकिन प्रदेश में बढ़ रहे महिला अपराध कहीं बीजेपी की इस खुशी पर ग्रहण न लगा दें। चुनाव में समय कम है, जहां बीजेपी महिला वर्ग पर फोकस कर रही है तो कांग्रेस महिला अपराध को लेकर राजनीति करने से पीछे नहीं है। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और चुनावी सीजन में कांग्रेस में टिकट की दावेदारी को लेकर जोर आजमाइश शुरू हो गई है। टिकट की दावेदारी को लेकर महिलाएं इस बार पीछे नहीं है। महिलाएं इस बार चुनाव लड़ने को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। पिछले विधानसभा चुनावों से उलट इस बार कांग्रेस में महिलाएं अपने क्षेत्र में जमीन मजबूत करने में जुटी हुई हैं। वजह है चुनावों में टिकट की मजबूत दावेदार बनना, क्योंकि कांग्रेस टिकट को लेकर सर्वे करा रही है। टिकट मिलेगा तो दावेदारी में तो वैसे 2008 में थी, 2013 में, अभी वर्तमान विधायक हूँ। इस साल फिर चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल, मैं प्रबल दावेदारी करती हूँ। मैंने पहले भी काम किया है, NSCI में काम किया है, कॉलेज चुनाव लड़ चुकी हूँ मैं पहले, और अभी उपचुनाव में दावेदारी करी थी और लोधी समाज से महिला के उससे प्रभारी भी बनी थी मैं वहाँ पे। बिल्कुल, अगर मैं आती हूँ तो मैं जीत सकती हूँ। पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 22 महिलाओं को टिकट दिया था, जिसमें 6 प्रत्याशी ही जीत दर्ज करा पाई थी। कांग्रेस की जीत दर्ज करने वाली महिला विधायक इमरती देवी डबरा ग्वालियर, झूमा सोलंकी खरगोन, चंदा सुरेंद्र गौर खरगापुर टीकमगढ़, शकुंतला देवी खटीक करेरा शिवपुरी, सरस्वती सिंह हीना कावरे लाजी बालाघाट। लेकिन इस बार 100 से 150 महिलाएं टिकट की दावेदारी कर रही हैं, लेकिन मजबूत महिला प्रत्याशियों को ही मौका मिलेगा। 25 साल से काम कर रही हूँ, NSCI से मैंने काम किया है और मैं बराबर अपने क्षेत्र में काम कर रही हूँ। मेरे क्षेत्र का रुझान मेरे लिए बहुत अच्छा है कि हमारी कोशिश होगी पुरुषों को महिलाओं को बराबरी की टिकट दी जाए, लेकिन सवाल यही है कि हम ये देखेंगे कि जीतने लायक कौन लोग हैं। कांग्रेस ने चुनावों से पहले महिलाओं पर ज्यादा भरोसा जताया है। बूथ से लेकर कार्यकर्ताओं को जोड़ने तक महिला ब्रिगेड तैयार किया गया है। ऐसे में टिकट को लेकर महिलाओं की प्रबल दावेदारी पुरुष दावेदारों का गणित बिगाड़ सकती है। रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से मिल रही है। बीएसपी नेताओं पर केस दर्ज किया गया है। बीएसपी नेता नर्मदा प्रसाद समेत 3 के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। छेड़खानी और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज हुआ है। TT नगर मामले में मामला दर्ज हुआ है। पार्टी की महिला कार्यकर्ता ने केस दर्ज करवाया था। 5 मई को मीटिंग के दौरान नर्मदा प्रसाद, जो नेता है बीएसपी का, उसने रात भर रुकने की पेशकश की थी। नर्मदा का समर्थक महेश कुशवाहा अश्लील फोटो और वीडियो भेजकर प्रताड़ित भी कर रहा था। इस बात का भी जिक्र है। नर्मदा के खिलाफ धारा 354, 506 और साइबर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी नेता पर मामला दर्ज हुआ है। 2 और सहयोगियों पर भी मामला दर्ज हुआ है। नर्मदा प्रसाद इसका नाम है। छेड़खानी और जान से मारने की धमकी का केस दर्ज किया गया है। पार्टी की महिला कार्यकर्ता ने केस दर्ज कराया है। 5 मई को मीटिंग थी। मीटिंग के दौरान नर्मदा ने रात भर रुकने की पेशकश पीड़िता से की। इस बात का भी जिक्र इसमें है। सहयोगी मकरंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मकरंद, पूरी जानकारी। इसके अलावा अगर मामला अश्लील तस्वीरें खींचकर भेजने का है तो ये धाराएं कम हैं। देखिए, नर्मदा प्रसाद अहिरवार और साथ में और 2 लोग हैं, यानी कि कुल 3 लोगों के खिलाफ धारा 354 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया है। जाहिर सी बात है कि बहुत ही गंभीर ये पूरा मामला है, क्योंकि जान से मारने की धमकी और छेड़खानी का ये पूरा केस दर्ज हुआ है। TT नगर थाने में महिला कार्यकर्ता द्वारा ये FIR दर्ज कराई गई है। 5 मई को जब पार्टी की मीटिंग हो रही थी, उसके बाद रात को रुकने का प्रस्ताव दिया गया था नर्मदा प्रसाद के द्वारा। ये शिकायत महिला द्वारा थाने में की गई थी। महिला का यह कहना है कि उसने वरिष्ठ नेताओं को भी इस बारे में जानकारी दी, लेकिन किसी ने कोई
कार्रवाई नहीं की, किसी ने उसकी नहीं सुनी, लिहाजा वो पुलिस के पास आई और FIR दर्ज कराई है। जाहिर है कि नर्मदा प्रसाद का पक्ष लेने के लिए हम BSP कार्यालय में हैं, जहां पर नर्मदा प्रसाद मौजूद हैं, लेकिन अभी तक मीडिया के सामने वो नहीं आए हैं। फिलहाल महिला जो है उसको उसके कहने पर, उसकी शिकायत पर मामला दर्ज कर दिया गया है और साथ में 3 लोग हैं और जिसमें एक BSP के वरिष्ठ नेता का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि ये स्पष्ट अभी तक नहीं है कि वो वरिष्ठ नेता कौन है, लेकिन बहुत जल्दी ही इसका भी खुलासा हो जाएगा, क्योंकि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी ये कह रहे हैं कि एक बड़े नेता को इस पूरे मामले में घसीटा जा रहा है। तो जाहिर है कि एक बड़े नेता का नाम भी इसमें जल्दी ही सामने आ सकता है। फिलहाल नर्मदा प्रसाद अहिरवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पुलिस भी अब उनकी तलाश कर रही है और उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। जी मकरंद, एक और बड़ी बात है कि चुनावी सीजन में इस तरीके की बातें जो सीधे चरित्र पर हमला करें, वैसे भी हाशिए पर खड़ी है BSP और उसके बीच अगर ये खबर आ जाए, क्या सियासी समीकरण बनेंगे? देखिए, लगातार BJP हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों से सवाल यही होता है कि क्या वो BSP और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगी, और कहीं ना कहीं छवि भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाती है क्योंकि अगर BSP का किसी भी पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ खास तौर पर अगर अलायंस होता है तो मध्य प्रदेश में सियासी समीकरण बहुत ज्यादा बदल सकते हैं। ये बात सभी जानते हैं और ऐसे में अगर BSP के किसी बड़े नेता पर इस तरह का चरित्र हनन का आरोप लगता है तो जाहिर है पार्टी की छवि पर भी इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा और आने वाले दिनों में चुनावों में भी इसका असर देखने को मिलेगा कि एक महिला विरोधी पार्टी के साथ गठबंधन कैसे किया जा सकता है। इस तरह की सोच और इस तरह के आरोप भी आने वाले समय में लगेंगे। तो जाहिर सी बात है कि BSP के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी बड़े नेता पर इस तरह के संगीन आरोप, इस तरह के महिला अपराधों में संलिप्त होने के आरोप ना लगे और छेड़खानी और जी वो भी तब जबकि आप किंग मेकर बनने का दिवा स्वप्न देख रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद मकरंद आपका तमाम जानकारी के लिए। गुना से एक बड़ी खबर, मुंदौल गांव में महापुरुषों की प्रतिमाएं तोड़ी गई हैं। तुलाराम यादव नाम के आरोपी ने प्रतिमाएं तोड़ी हैं। डॉक्टर अंबेडकर, संत रविदास की इसने मूर्ति तोड़ दी है। बमोहरी में चौराहे पर ये प्रतिमाएं लगी थी। मूर्ति के हाथ तोड़े गए हैं। 6 महीने पहले ही ये मूर्तियां स्थापित की गई थी और इसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन भी किया है। एहतियातन भारी पुलिस बल यहां तैनात किया गया है। बमौरी थाना इलाके का पूरा मामला। विकास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। विकास, पूरी जानकारी, फिलहाल क्या स्थिति? ये काफी एक अपने आप में संवेदनशील और सनसनीखेज मामला है। देर रात ये मूर्तियां जो यहाँ पर संत रविदास जी की और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोनों की जो मूर्तियां लगी थी उन मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया है। फिलहाल कहा जा सकता है कि पुलिस ने काफी अच्छी यहाँ पर व्यवस्था जरूर कर ली है और आरोपी को गिरफ्तार करने में भी पुलिस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी द्वारा बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया गया, जिसको देखते हुए काफी एहतियातन काफी पुलिस बल भी यहाँ तैनात किया गया है, क्योंकि अपने आप में संविधान निर्माता जो है उनकी मूर्ति को तोड़ना अपने आप में काफी सनसनीखेज मामला है। फिलहाल यहाँ पर काफी पुलिस बल तैनात किया गया है और आगे देखना होगा कि इसमें आप कौन कौन से राजनीतिक दल, कांग्रेस और भाजपा भी इसमें आगे कूद सकती है, क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अभी राकेश सिंह वो भी गुना में ही मौजूद हैं, तो हो सकता है इस पे आगे राजनीति और जारी रखें। वाकई तो आगे राजनीति जारी रखी जाएगी। एक और अजीब बात है कि ये कैसे संभव है जबकि गुना सबसे ज्यादा जो इलाकों में आग लगी थी, जले थे हिंसा के दौरान, दलित प्रदर्शन के दौरान, इसके बावजूद ये कैसे हो गया? विकास, निश्चित रूप से ललित 2 अप्रैल की जो घटना थी उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस को एक काफी संवेदनशील रवैया जरूर रखना चाहिए था ऐसे मामलों में। और यहाँ पर एक ऐसी घटना घटित होना और लगभग 10 से 15 घंटे बाद आरोपी को गिरफ्तार करना पुलिस की कार्यशैली पर तो सवालिया निशान लगाता ही है और एक पूरे सिस्टम के ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि ऐसे मामले जब देखने को मिले तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर प्रशासनिक स्तर, राजनीतिक स्तर तक जो मामले गरमाए हुए थे, जो मुद्दा बनाया गया था, उस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं एहतियात जरूर बरतनी चाहिए थी। तो अब आगे देखना होगा कि इसमें जो तुलाराम यादव पकड़ा गया है उससे और क्या जानकारियां निकलती है। फिलहाल पुलिस ने उसे सीज कर रखा है और उससे जानकारी के लिए पूछताछ अभी जारी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास। नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इधर उमरिया में बैगा आदिवासी समाज की बारात में परंपरा के नाम पर मशाल जलाने के दौरान हो गया हादसा। 2 मासूमों की मौत हो गई, 5-7 लोग झुलस गए। उमरिया के ताली गांव में 21 जून को सरमन बैगा की बेटी की शादी में शराबी युवकों के हुड़दंग से 2 बच्चों की मौत हो गई। पूरा मामला बैगा आदिवासी समाज के बारात की अगवानी के लिए मशाल जलाने में 3 शराबी दुकानों के हुड़दंग की है।
जिससे आग भड़क गई और 12 लोग झुलस गए। इस दौरान बचाने आए लोग भी झुलस गए। इलाज के दौरान 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक महिला की हालत गंभीर है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस घटना में लीपापोती कर आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। 2-3 आदमी तो ऐसे थे कि पूरे यहाँ से जल रहे थे और ऐसे ऐसे करके दौड़ रहे थे। फिर सभी लोग जो वहाँ थे मौजूद तो सभी फिर उनको बुतवाए और वो व्यक्ति वहीं से फरार हो गए तीनों। अभी आज तक भी उनकी दर्शन भी नहीं मिला। कितने लोग जले थे बेटा उसमें? 10 आदमी। बच्चे थे सबके? बड़े भी थे? बड़े थे, बच्चे भी थे। तो 4-5 लोग तो ज़्यादा गंभीर थे, 2 तो रह ही नहीं गए, 2 खत्म हो गए। इतना बड़ा कांड हो गया गांव के अंदर, 2 मौतें हो गई। तो मान लीजिए कि इसके ऊपर कुछ और है कि इसको दबाया जा रहा है, कि इसको छिपाया जा रहा है। अरे मैं कहता हूं कि जो जैसा भी है भाई, कांड तो देखे हैं कि मौत हुई है। सवाल रुपए का नहीं है, मौत जिंदगी कितनी सबके लिए कितना महत्व रखती है। तो कम से कम वो ना करे तो जो उसका आश्वासन है वो तो प्रदान हो। घटना की सूचना पुलिस को तत्काल दी गई थी, जिसके बाद झुलसे हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। बावजूद इसके आरोपी युवक अभी भी गिरफ्त से बाहर है। इतने दिनों बाद भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि उन्हें मामले की जानकारी है और कार्रवाई जारी है। मसाल जला रहे थे मुंह में केरोसिन भर के, उसके कारण से क्या हुआ, हाथ में गट्टी भी लिए थे वो केरोसिन की, तो वो आग फैल गई। उसके कारण से करीब जो अभी तक की जांच में आया है 5 लोगों को गंभीर रूप से जलने के कारण चोट आई थी। वो परिवार के लोग सीधे उमरिया अस्पताल आ गए थे, यहाँ एडमिट हो गए थे। यहाँ पर 23 तारीख को एक बच्चे की मौत हुई है और 29 तारीख को एक बच्ची की मौत हो गई है। मामला जांच में चल रहा है और उसमें अपराध पंजीबद्ध होगा, इस तरह के तथ्य आ रहे हैं। पुलिस के साथ प्रशासन भी इस घटना की ओर ध्यान नहीं दे रहा। विशेष संरक्षित समाज बैगा आदिवासी के परिवार में हुए हादसे पर पीड़ित परिजनों को अस्पताल में देखना तो दूर, सांत्वना देने तक नहीं गए। वहीं मामले में पुलिस की लीपापोती कई सवाल खड़े कर रही है। विजेंद्र तिवारी, न्यूज़ 18, उमरिया। इधर भोपाल के जहांगीराबाद की झुग्गियों में रहने वाली खुशबू खान का भारतीय हॉकी टीम में चयन हो गया है। राष्ट्रीय हॉकी टीम में चुनी गई भोपाल की पहली महिला खिलाड़ी वो बन गई हैं। ये पहला मौका है जब खुशबू का चयन भारतीय महिला हॉकी टीम अंडर 23 के लिए हुआ, अंडर 23 के लिए हुआ है। खुशबू टीम में खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं। खुशबू को बतौर गोलकीपर टीम के बेल्जियम दौरे के लिए चुना गया है। हॉकी इंडिया ने सोमवार को बेल्जियम के एंटवर्प में 14 से 21 जुलाई तक होने वाले 6 देशों के अंडर 23 टूर्नामेंट के लिए भारतीय पुरुष और महिला टीमों की घोषणा की है। बहुत खुशी की बात है कि आगे के लिए और अच्छा खेले वो, और क्या बोलते मध्य प्रदेश का नाम ऊंचा करे। और बहुत मुश्किलों की हालात के बाद यानी उस पर पहुंची है, तो इससे अच्छा खेले जैसे वो। हॉकी खिलाड़ी खुशबू खान का चयन भारतीय महिला हॉकी टीम में हुआ है और खुशबू भोपाल की ऐसी पहली महिला खिलाड़ी बन गई है जिनका चयन भारतीय महिला हॉकी टीम में हुआ है। और ये वही जहांगीराबाद स्थित झुग्गी बस्ती है जहां पर खुशबू खान रहती हैं और बहुत ही मुश्किल हालातों के बाद खुशबू ने ये मुकाम हासिल किया है। और यहाँ से पैदल चलकर कई किलोमीटर दूर चलकर वो एकेडमी पहुँचा करती थी। इस वक्त हमारे साथ खुशबू खान के पिता है, उन्हीं से जानते हैं। सर, बहुत बड़ा मौका है, उपलब्धि है और बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि खुशबू जो है भारतीय महिला हॉकी टीम में चयनित हो गई है। हाँ मैम, हमको बड़ी खुशी हुई है कि हमारी बच्ची इस मुकाम तक पहुंची है। हमारा परिवार पूरा खुश है और आपके न्यू 18 चैनल ने भी हमारी बहुत पहल की है, हम उसका धन्यवाद देते हैं। बहुत मुश्किल हालत थी, बीच में बहुत विवाद भी हुआ था और खुशबू को भी काफ़ी किलोमीटर पैदल चल के प्रैक्टिस के लिए जाना होता है। 12 किलोमीटर पैदल चलती है मैम। ये यहाँ से स्टेडियम जाती है माता मंदिर पे, वहाँ से फिर जिम करने जाती है, उसके बाद फिर खेलने आ जाती है। इसके लिए कोई बाइकल नहीं है, ना कोई इसकी सुविधा है मैम। और हम जब इतनी बड़ी उपलब्धि आपकी बेटी ने हासिल की है तो क्या लग रहा है कि आगे और जो दूसरी लड़कियां हैं जो मुश्किल हालातों के बाद आगे निकलती हैं उन्हें प्रेरणा मिलेगी? हम तो यही चाहते हैं सभी मध्य प्रदेश की बच्चियां आगे बढ़ें और इस स्तर पर पहुँचे जहां हमारी बच्ची पहुंची है। और सरकार से यही गुजारिश है, हमारी निवेदन है कि हमारी बच्ची को कोई सहायता प्राप्त हो या कोई बाइकल मतलब मिले ताकि वो 12 किलोमीटर पैदल चलने से बचे। और बड़ी मुश्किल से उसने ये यहाँ तक पहुँची है और बड़ी परेशानी के बाद पहुँची है।
जी, अब क्या लग रहा है कि और क्या नए नए कीर्तिमान आपके बेटे स्थापित चाहते हैं मैम कि मध्य प्रदेश के लिए खेले और इससे ऊपर वर्ल्ड कप में भी वो जाए, ओलंपिक में जाए और वो गोल्ड मेडल भारत के लिए जीत के लाए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये खुशबू खान का घर है जहाँ पर वो यहाँ पर रही हैं और यहाँ से ही वो एकेडमी पहुँचा करती थी, पैदल जाया करती थी और जो उनका लक्ष्य था उन्होंने बहुत ही मुश्किल हालातों के बाद हासिल किया है। उनके जो खुशबू खान के पिता है और उनका जो पूरा परिवार है खुशबू की इस उपलब्धि से बेहद खुश है। वो यही चाहते हैं कि खुशबू भारतीय महिला हॉकी टीम में चयनित हो गई हैं और वहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन कर मध्य प्रदेश के साथ ही देश का नाम रोशन करें। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल।